दोस्तों, आज के दिन जो नैरेटिव चलाते हैं, जो वामपंथी जो गैंग है, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। 2 झटके ऐसे लगे हैं एक ही साथ कि अब कहाँ आग लगी होगी वो तो वही जानते हो। सबसे और उसमें एक और चीज़ है, छोटा-सा एक न्यूज़ भी चल रहा है, उसको भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आज वामपंथियों को क्यों इतना बड़ा झटका है, 2-2 झटके लगे। जो इतने दिनों से एक बड़ा न्यूज़ चला रहे थे, ट्रेंड करा रहे थे, तो वो न्यूज़ का धराशायी हो गया आज। और दूसरा एक और साउथ से खबर आ रही है। तो आज के वीडियो में मैं चर्चा करूँगा इस बातों पे। तो चलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि आज का डेट था जो सरजीम इमाम है और उमर खालिद का केस है, उसमें उनका जो है डिसीजन आना था। और कोर्ट जो कोर्ट के बोल सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस की ओर से जो लड़ रहे थे, उनमें तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं एसवी राजू थे और आरोपियों की तरफ से केस कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों में से ज्यादातर लोग गेस कर गए होंगे। जब भी ऐसे या तो राष्ट्र के विरोध हो या स्टेट के खिलाफ हो या हिंदू के खिलाफ हो, सनातन के खिलाफ हो, तो ऐसे लोग का नाम जो आपके जहन में आता है वही लोग हैं। तो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ दवे और सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा, इन लोगों ने दलील दिया। अब झटका क्या लगा? झटका लगा कि कोर्ट ने इनकी जो दलील थी उसको खारिज कर दिया और उन्होंने क्या बोला कि 1 साल के भीतर दोनों आरोपी दोबारा निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। अब 1 साल। और निचली अदालत से भी कोर्ट ने कहा कि वह इस आदेश से प्रभावित हुए भी ना अपने स्तर पर मामले पर विचार करे, मतलब जांच भी करना चाहिए। तो जो दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसमें जो शर्जील इमाम और उमर खालिद की भूमिका की जो जांच हो रही है, जिसके तहत वो जेल में बंद है अभी तक, जिसपे जोरान ममदानी ने एक लेटर भी लिखा था। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके ऊपर लेटर लिखने के चांसेस को अब समय भी नहीं है, लेकिन इस मामले में लेटर लिखा। तो ये लेटर जो पहले मैंने इस पे बात कर लेते हैं, तो ये उनको अब एक बहुत बड़ा झटका लगा। और इसमें 5 और अब जो विपक्षी दल बोल रहे हैं कि देखो ये ज्यादती हो रही है, ये गलत हो रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए कि 5 आरोपी जो थे, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद अली सलीम खान और शादाब अहमद को करवास के लिए जरूरी नहीं माना और जमानत याचिका को मंजूर कर दिया। ये भी तो 5 मुस्लिम कम्युनिटी से आते, तो उनको तो जमानत। अब मामला आपको बता देता हूं कि इनके ऊपर शजील रहमान और जो उमर खालिद हैं, इनके ऊपर ऊपर लगा था। जो क्योंकि जब सीए के खिलाफ इन लोगों ने एनआरसी, सीए और एनआरसी के विरोध किया, जबकि एनआरसी नहीं था, सीए के खिलाफ मान के चलिए, इन्होंने जो एक हिंसा भड़काने का प्रयास किया, जिसकी वजह से उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिस्से में जो एक तरह से हिंसा भड़क गई और 53 लोग मारे गए और 700 से लोग अधिक घायल हुए। अब इसमें गैर कानूनी सभा के 695 मामले दर्ज किए गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को ले ले तो 85 मामलों को देखा, जिसमें से 68 में बरी और 16 में सजा हुई। 695 मामलों में 47 लोगों को दोषी करार दिया गया, जबकि 183 को बरी दिया गया। मतलब यानी कि मानिए कि इसमें अगर देखा जाए तो 1/3 लोग उसमें आरोपी घोषित हुए। यहीं 1738 लोग जमानत पे हैं, जबकि 108 लोग अभी जेल में हैं। ये पूरी कहानी है यहाँ का, जो ये आपको मैंने बताया। अब सवाल ये उठता है कि इसका कनेक्शन अचानक से जो वामपंथी मीडिया है उनमें क्या छिड़ गई, लेकिन इसमें एक और झटका लगा। जो इतने दिनों से, मतलब मैं कह रहा हूं कि करीब करीब एक हफ्ते से अर्णव गोस्वामी के लोगों ने एक पोस्टर बॉय बनाया था।
कि देखो अर्णव गोस्वामी में जामिर जाग चुका है और वो अब मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया, ऐसा-वैसा करके। मैं तब भी वीडियो बना के बोला था कि अर्णव गोस्वामी मोदी जी के खिलाफ बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्र के खिलाफ बोलेगा। हम तब भी अर्णव गोस्वामी के साथ खड़े थे, आज भी खड़ा हूँ। जब तक कि किसी के बारे में पूरी तरह, अब आज भी मैं भी विरोध करता हूँ कि जो मामला है, जो मध्य प्रदेश में इंदौर का जो भागीरथपुरा का मामला है, वो सही है। उसमें सरकार जो मंत्रालय है उसकी, मैं चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करता, लेकिन जो मंत्री हैं, जिन्होंने घंटा शब्द का प्रयोग किया, उनके ऊपर तो कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है। जो उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके वो बच नहीं सकते। ये मैं भी मानता हूँ, वो भी मानते हैं। उनके इस बात से भी समर्थन जो उन्होंने अरावली के ऊपर बोला, मैं एक जगह असहमत होता हूँ। हर का अपना ओपिनियन है, उन्होंने अपने तरीके से ओपिनियन दिया। कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में उनका जो ओपिनियन था, वो मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे मेरे हिसाब से, कोर्ट का तो मामला अलग आएगा भाई, हाई कोर्ट से तो बरी हो गया, मतलब उसको जमानत मिल गई थी, लेकिन बरी नहीं, जमानत मिल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा दिया। लेकिन उसके खिलाफ, बंदे के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। केवल लड़की की बातों से उसको जेल में डाला गया। लड़की के बयान में कितने फॉल्स प्ले है, 3-3 बार बयान बदलना। 70 दिनों तक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं था। कई ऐसे कारण हैं, जो फैमिली रंजिश का मामला है। ये सब दर्शाता है कि इसमें गहन जांच की जरूरत है, और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। अगर जबरदस्ती किसी को पीड़िता क्रिएट नहीं करनी चाहिए। मैंने दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हर जो कोर्ट बोलता है कि भाई 100 दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष आदमी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये मानकर चलिए कि अगर मान लीजिए कि अगर वो दोषी नहीं हुआ, तो कितने साल व्यक्ति एक जेल में बिताया, वो जेल का समय कौन ला के देगा उस व्यक्ति को। मैंने हमेशा जॉनी डेप के बारे में हमेशा एग्जांपल दिया है कि उनके खिलाफ जो आरोप उनकी पत्नी ने लगाया, उनकी पूरी कैरियर उससे प्रभावित हुई। बाद में जब कोर्ट से उनके ऊपर जब, मतलब एक तरह से क्लीन चिट मिल गया, तो उस व्यक्ति का पूरा करियर बर्बाद हो चुका था। तो कभी भी एक तरह से मीडिया के इफेक्ट से किसी को पीड़िता नहीं बना देना चाहिए। उसका पूरी तरह से गहन जांच होनी चाहिए, उसके कंट्राडिक्शन की भी जांच होनी चाहिए। उसके बाद कि जरूरी नहीं है कि कोई अगर व्यक्ति पहले कोई माफिया रहा हो तो वो दूसरा अपराध में वो शामिल हो। इसका मतलब जो जो जितने भी, अगर कोई मान ले कोई किसी तरह का भी अपराध होता हो और उस इलाके का माफिया हो, तो सबसे पहले उसी को पकड़ लो और इसको सजा दे दो। मतलब बाकी लोग माफिया तो होंगे नहीं, जो मतलब एक माफिया अगर हुआ है तो वही जब तक जिंदा रहे वही माफिया रहेगा, उसके नाम पे सारे लोग अपराध करते रहे और उसको सजा देते रहो। ये कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि हर अपराध का अलग ट्रायल होता है और हर अपराध का अलग तरीके से सजा होनी चाहिए। वहां पे मैं भिन्न होता हूं। लेकिन आज पूछता है भारत में अर्णव गोस्वामी आए, वही सर्जिल इमाम और जो मैं आपके उमर खालिद का मुद्दा था, जो कोर्ट से झटका मिला था, उस पे बहस चल रही थी और पूरी तरह से कांग्रेस के लोगों का और विपक्षी दलों का क्लास लिया। अब आज के बाद देखता हूं कि क्या यू टर्न के बाद क्या क्या बोलेंगे। जो लोग राष्ट्रवादी अपने को पत्रकार बोलते थे, वो भी उनके ऊपर उंगली उठाए। मैं नाम नहीं बोलना चाहता। आज वो बोलने लगे मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, मैंने तो नहीं ऐसा, लेकिन मेरा वीडियो आप उठा के लीजिए, मैं कॉमरेड ऑमरेड अर्नब करके भी बनाया था, तो उसमें क्वेश्चन टैग दिया था और मैंने लिखा था कि मैं नहीं मानता कि ऐसी चीजें हो सकती है। लोगों का ओपिनियन होता है कि मेरे देखने में ये सही है, मैं देखने में ये गलत है। तो मोदी जी का विरोध करना, पॉलिसी का विरोध करना जरूरी नहीं है कि हम राष्ट्र के खिलाफ हो गए या हिंदुत्व के खिलाफ हो गए या पूरी तरह से मोदी की पॉलिसी के खिलाफ हो गए। मोदी जी के अगर देखा जाए तो कितने ऐसे
जो नेता हैं, कई बार मोदी जी के लिए भी हम लोग को लगता है, अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या चीज़ क्या कर रहे हैं? कई मेरे दोस्त ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि अरे यार अजमेर में क्यों चादर, अभी चादर का भी चल रहा है झगड़ा। तो भाई अब एक तरफ हिंदू को भी साजोगे, एक बार अजमेर को भी अगर आप चादर चढ़ाओगे तो हिंदू नाराज़ होंगे। तो कई हिंदू मेरे दोस्त जो वोट देते हैं वो बोलते हैं इसके बारे में। तो अब वो इसका मतलब नहीं है जो पूरी तरह से मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के जो एक कार्य है उसके खिलाफ है वो। वो चाहते हैं कि वो लोग वोट देते नहीं, तो उनको क्यों तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये भी एक तुष्टीकरण है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब चीज़ें जो चल रही है, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा होगा। आज 2-2 झटके लगे, एक तो इन दोनों को जितने ये दलील दे रहे थे, इनको झटका लगा, इनको बेल नहीं मिला। और दूसरा अर्णब गोस्वामी को जो लोग पोस्टर बॉय बनाए थे, वो भी इनको वहाँ झटका मिला, वहाँ से कुछ मिला नहीं। तीसरा, अभी की बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि तेलंगाना के जो बीआरएस के पूर्व नेता है और पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी जो कविता है, उन्होंने विधान परिषद के सदस्य से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पिता पर और उनके पार्टी पर आरोप लगाया। उन्होंने उनको पहले भी पार्टी से निकाला जा चुका है और उन्होंने एक भावुक विधायी भाषण दिया। इस्तीफा देते समय उन्होंने बोला कि बीआरएस जो है भ्रष्ट हो गई है। उन्होंने बोला कि संवैधानिक भावना के बिना काम करने की लिए आलोचना की। कविता ने उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाना, 8 पन्नों का संविधान बनाना और बिना किसी नोटिस या स्पष्टीकरण के उन्हें सस्पेंड करने के लिए निशाना साधा। अब उनके द्वारा स्थापित एनजीओ तेलंगाना जागृति अगले विधानसभा चुनाव पर नजर रखते हुए राजनीति में उतरेगी। उन्होंने देखे क्या होता है आगे, नहीं। तो कहने का क्या मतलब है कि ये भी एक झटका ही है कि जो लोग बीआरएस के सपोर्ट में खड़े थे, अब उनको भी एक झटका लगा। आपको पता होगा कि दिल्ली के जो कथित शराब घोटाला है, उसमें उनका नाम भी आया था। तो कहने का क्या मतलब है कि आज के टाइम में देखा जाए तो जितने भी ये पत्रकार हैं, और एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये आशुतोष जैसे लोग चले आते हैं। आपको पता नहीं कितने ऐसे पत्रकार थे जो बाहर गए थे। एक और घटनाएँ चल रही है कि ट्रम्प जो है, उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए बोला कि भाई नरेंद्र मोदी तो बहुत ग्रेट मैन है, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी की मतलब वो मुझे खुश करने का प्रयास करते हैं क्योंकि मैं जानते हैं कि मैं नाराज हूं, नहीं तो मैं टैरिफ ला दूंगा। अब 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 यहां से कड़ी अलग जोड़िए। जो मैंने बोला ना कि जितने भी सरकार गिराया गया है, उसमें एक कॉमन फैक्टर है, वो है वोट चोरी। मैं कल के वीडियो में बताया था। आप साबित कर दो वोट चोरी, और उसके बाद उसके जो खिलाफ आप चाहे कैसे भी सैनिक कार्रवाई करो, वहां पे विद्रोह करा दो और वहां के तख्ता पलट करा दो सरकार की। वहां पे कुछ जो नए युवक हैं जिनको जेनजी आजकल बोलते हैं लोग, उनमें कुछ कुंठा भड़ गया, उनसे प्रोटेस्ट कराओ। ये सारा करके देख लिया जितने भी सोरोस एंड कंपनी है, लेकिन यहाँ पे सफल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी के अंदर, मैं 10 बार बोलता हूँ, वो किसी भी पॉलिसी से असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी भयंकर आग प्रज्वलित नहीं हो रही है सरकार के खिलाफ कि सड़कों पे उतर जाए। मैं कोई पॉलिसी का विरोध कर सकता हूँ कि सरकार जो है महाराष्ट्र में रहते ये पॉलिसी खराब है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति मेरे को नहीं मिला जो सरकार के अगर जो खिलाफ भी है, जो दूसरे पार्टी का है, उसमें भी ऐसा प्रज्वलित नहीं हो रहा कि भाई उसको बहुत दबा के रखा गया है, वो मतलब परेशान है, वो क्या ही करे जीवन में। तो ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से वो प्रज्वलित हो गया। तो जो जो आर्टिफिशियल जो होते हैं ना, आर्टिफिशियल जो आंदोलन प्रोटेस्ट होते हैं, वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। कब तक आप बैठा के पैसा खर्चा पानी से आप प्रोटेस्ट चलाओगे, जब तक जनता नहीं जुड़ेगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जब बाद में उसके एवज में आजकल तो क्या ना, सीए के बाद से जो पैसे का ट्रांजैक्शन पकड़ा जाने लगा, तो अब प्रोटेस्ट भी कम होने लगे। जो लोग बोलते थे अरे कश्मीर में 370 के बाद क्या होगा, आइडिया लगा लीजिए। अब पहलगाम, अब एक घटना घट गई पहलगाम का, लेकिन उसी कश्मीर में जहाँ पे लाल चौक नहीं जाते थे, वहां पे टीवी डिबेट भी आपको इलेक्शन दौर में मिला होगा। आज तक से लेके जितने भी टीवी चैनल थे, वहां पे जाके टीवी डिबेट कराते थे और कुछ नहीं होता था। जो राहुल गांधी बोलते हैं कि स्थिति खराब है, वहां पे आइस कीपिंग करी है, आइस स्केटिंग की है। तो आखिर राहुल गांधी कैसे कर गए?
जो व्यक्ति ऐसे जाते नहीं थे, जहाँ पे मुख्यमंत्री को उतरने नहीं दिया जाता था कि भाई वो बिना कॉन्वॉय के बाहर नहीं निकलते थे डर के मारे कि कुछ हादसा हो जाएगा। और वो लोग ऐसे घूम रहे हैं, तो इसका मतलब अभी कुछ दिन पहले आया था कि जो वॉक कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला सड़क पे और गाड़ी पीछे चल रही है। ऐसा पहले कभी घटना बता दीजिए कोई, याद हो तो। तो ये जो पैसे खत्म हुए तो प्रोटेस्ट वहाँ खत्म हो गए, पत्थरबाजी खत्म हो गई, तो ऐसे ही यहाँ भी लिमिटेड पैसा है तो लिमिटेड प्रोटेस्ट भी होगा। तो ये और आम जनता में ऐसा कोई फीलिंग नहीं है, सरकार के खिलाफ कोई आग नहीं जल रही है, उनके सीने में धधक रही है, तो यहाँ पे वो फेल हो रहे हैं। तो अब नया शगुफा क्या एक और चलता है कि भाई ट्रम्प से डर गए। ट्रम्प बोलते हैं, अरे ट्रम्प तो उनको महान भी बोले हैं, कई बार बोले भी हैं कि नहीं इनका आपस में हुआ, तो वो अपनी ही बात को हर दूसरे दिन तीसरे दिन काट लेते हैं। तो उससे क्या बोलोगे? आप बोलते हो इंदिरा गांधी के बारे में, आप बोलोगे जो अभी वो सुधांशु त्रिवेदी ने बोला, अनिता कत्तर मैंने भी पढ़ा हुआ है, जो केजीबी के फाइल है, तो बोले जो फेकरी है, मतलब जो तुम्हारे खिलाफ वो फेक है, फेक किताबें फेक है। वो कोई लॉजिक तो है नहीं कि मतलब तुम जो बोल रहे हो वो सही है और दूसरा वो किताब को उद्धृत कर रहा है, उसका उदाहरण दे रहा है तो फेक है। तो ये जो चीजें हैं ना जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं ये मामला को दर्शाता है कि ये मामला कहीं ना कहीं गंभीर है। और मैं मानता हूं कि ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से, जैसे कि जोरान ममदानी ने यहाँ पे लेटर लिखा सजीद इमाम को, ये एक तरह से एक मतलब एक गोलबंदी करना कम्युनिटी को। दूसरा उसी समय ट्रम्प का ऐसा बोलना, और पहले से वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है। तो इस चारों तरफ से कि भाई जबरदस्ती जीत गए हैं, ट्रम्प से डर रहे हैं, मतलब सारे मुद्दे लाओ और सरकार के खिलाफ हो तो असंतोष पैदा करो। लेकिन यहाँ की जनता आज इंटरनेट पे है, उसको सब पता है कि क्या है इंदिरा गांधी की क्या पॉलिसी रही है। इंदिरा गांधी ने नई से जो संविधान दूसरा 71 के बाद लाया था, वो क्या था उसका रीजन, ये सब सबको पता है कि किसके जो सेकंड संविधान संशोधन हुआ था वो किसके दबाव से हुआ था। और जो जॉन एफ कैनेडी ने नेहरू जी के बारे में 1962 के युद्ध में क्या बोला था, ये उन्हीं उस समय के एम्बेसडर का बयान है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है नेहरू जी के लिए क्या बोला था। तो ये सब, और उसके अलावा आप वैसे ही जाओगे तो सोनिया गांधी के लिए क्या बोला था कि भाई उनको उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि दबाव था जो 26/11 के बाद। तो कहने का हर चीज जो है, आप एक परत खोलोगे आपके 4 परत खुल जाएंगे। तो जनता जानती है, और इसीलिए आज के दिन में ये अर्नव का भी एक मतलब डिबेट में आना एक बहुत बड़ा इनके लिए बोल सकते हैं झटका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और में, आज के अंक में इतना ही।